प्यारे बच्चों, मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता डॉक्टर करण सिंह लिटल कॉलेज रहलई आगरा, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, ये कक्षा 11 के विद्यार्थियों की भूगोल विषय की कक्षा है और इस कक्षा में आज हम लोग अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना के दूसरे व अंतिम खंड के तहत ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित स्थल रूपों का अध्ययन करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग यह सीखेंगे कि ज्वालामुखी क्या है, मैग्मा व लावा में क्या अंतर है, ज्वालामुखी के प्रकारों के बारे में सीखेंगे, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित बहिर्वेधी और अंतर्वेधी स्थलाकृतियों के निर्माण की प्रक्रिया का यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे और ग्राफिक्स और एनिमेशन के माध्यम से इसको बनते हुए भी देखेंगे और सीखेंगे। तो अध्याय 3 के अंतर्गत पृथ्वी की आंतरिक संरचना का ये दूसरा और आखिरी पार्ट है। तो हम अपने कक्षा को आरंभ करें उससे पूर्व एक नज़र हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना के जो हमारा प्रथम खंड का वीडियो था उस पर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। हमने वहाँ पर क्या सीखा था कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की बनावट के जो प्रमुख उसकी जानकारी के स्रोत थे, कौन कौन से थे, उसमें हमने सीखा था कि प्रत्यक्ष स्रोत क्या हैं और अप्रत्यक्ष स्रोत क्या हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण स्रोत था अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी जिसमें हमने भूकंपीय तरंगों का अध्ययन किया था। भूकंपीय तरंगों के माध्यम से हमने सीखा था कि पृथ्वी की 3 प्रमुख परतें हैं, आंतरिक परतें हैं पृथ्वी की, जिसमें हमने एक दूसरी परत जो देखी थी जो मैंटल या प्रावार के नाम से जानी जाती है। इसी मंडल में एक दुर्बलता मंडल या एस्थनोस्फीयर नामक एक और मंडल पाया जाता है, जिसका हमने उसमें संक्षेप में अध्ययन किया था और इसका प्रत्यक्ष संबंध आज हमारे इस अध्याय में है, जिसमें हम लोग दुर्बलता मंडल के माध्यम से सीखेंगे कि किस तरीके से ज्वालामुखी क्रिया जो है उत्पन्न होती है। तो आइए अब हम ज्वालामुखी को समझने का प्रयास करते हैं कि ज्वालामुखी क्या है। तो ज्वालामुखी वो स्थान है जहाँ से निकलकर गैसें, राख और तरल चट्टानी पदार्थ, लावा आदि पृथ्वी की सतह पर पहुंचती हैं। अगर सरल शब्दों में हम कहें तो ज्वालामुखी से तात्पर्य यह है कि ऐसा मुख जिसमें से आग की ज्वाला निकलती हो, यानी आग की ज्वाला निकलने वाले मुख को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। प्यारे बच्चों, तो देखिए, इसको हमने तो यहाँ पे शाब्दिक अर्थ समझ लिया ज्वालामुखी के बारे में, लेकिन ज्वालामुखी को समझने से पहले हम जो है इसके प्रमुख अंगों को भी थोड़ा सा समझ लें। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जो मेंटल में जो हमने पढ़ा था, प्रावार में जो हमने पढ़ा था, द्वितीय स्तर जो हमारी आंतरिक संरचना के पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जो द्वितीय परत थी जिसको मेंटल कहते थे, इसमें हमने देखा था एक दुर्बलता मंडल जो है एस्थनोस्फीयर है, यहीं पर मैग्मा चैम्बर पाया जाता है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर अर्धद्रवित पदार्थ, चट्टानी अर्धद्रवित पदार्थ, तरल पदार्थ जो है वो इसी मंडल में इस तरीके से जो है इस मंडल में पाया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? मैग्मा। और चूंकि ये पूरा मैग्मा से भरा हुआ एक चैम्बर है, इसीलिए क्या कहते हैं? इसको मैग्मा चैम्बर कहते हैं। फिर यहाँ से एक पाइप निकला हुआ है, इसी पाइप के रास्ते मैग्मा धरातल पर बाहर आता है, तो इस पाइप को इसीलिए क्या कहते हैं? ज्वालामुखी पाइप या फिर वॉल्केनिक पाइप भी कहते हैं। फिर ज्वालामुखी जिस छिद्र से बाहर निकलता है, आप ऊपर देख सकते हैं चित्र में, जिस छिद्र से बाहर निकलता है उसको ज्वालामुखी का मुख कहते हैं या फिर इसे क्रेटर भी कहते हैं। कभी कभी शांत अवस्था में इसमें जल भर जाता है, इसलिए इसे ज्वालामुखी झील या क्रेटर झील भी कहा जाता है। तो हमने यहाँ पर जो है इसके विभिन्न अंगों के बारे में ब्रीफली समझा, ठीक है। अब हम समझेंगे कि मैग्मा और लावा में क्या विभेद है। देखिए, मैग्मा जब धरातल के अंदर
एस्थनोस्फेयर में या दुर्बलता मंडल में जब अर्धद्रवित पदार्थ, चट्टानी अर्धद्रवित पदार्थ रहता है तो उसे मैग्मा कहते हैं, और जब वो वॉल्केनिक पाइप्स के माध्यम से बाहर आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। तो यही प्रमुख अंतर है मैग्मा और लावा के बीच। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर ये सीखेंगे कि इस लावा के साथ साथ यानी इस मैग्मा के साथ साथ बाहर क्या निकलता है ज्वालामुखी से। तो इस उद्गार में, ज्वालामुखी उद्गार में इस अर्धद्रवित पदार्थ के साथ में जो है बहुत सारे पत्थर के टुकड़े निकलते हैं जिसको पायरोक्लास्टिक डेब्रिस कहते हैं। कुछ राख निकलता है, धूल के कण निकलते हैं, कुछ गैसें निकलती हैं जिसमें नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, आर्गन है, ये सब गैसें भी निकलती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ज्वालामुखी के प्रकारों पर, थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। तो उद्गार की प्रकृति के आधार पर जो है ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा गया है। सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी, और प्रसुप्त ज्वालामुखी यानी डोरमेंट ज्वालामुखी, और शांत एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। तो इस तरीके से 3 प्रकार के ज्वालामुखी पाए जाते हैं। इस पृथ्वी पर लगभग 500 से अधिक ज्वालामुखी सक्रिय अवस्था में हैं, जहाँ पर निरंतर क्या होता रहता है, ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है, लावा बाहर निकलता रहता है। तो ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। ऐसा एक प्रमुख ज्वालामुखी जो है आपने भूमध्य सागर में सुना होगा, प्रकाश स्तंभ के नाम से जाना जाता है, जिसको स्ट्रोम्बोली कहते हैं। ठीक है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जो लंबे समय से जिसमें उद्गार नहीं होता है, लेकिन अचानक कभी विस्फोट के साथ जो है उस ज्वालामुखी में विस्फोट हो जाता है, और अचानक विस्फोट हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, प्रसुप्त। ये लंबे समय तक जो है सुप्तावस्था में रहते हैं, इसलिए इसको प्रसुप्त ज्वालामुखी या डोरमेंट वॉल्केनो कहते हैं। नेक्स्ट है शांत ज्वालामुखी या एक्सटिंक्ट ज्वालामुखी। तो ये ऐसे ज्वालामुखी हैं जो काफ़ी लंबे समय से शांत हैं, इनमें उद्गार नहीं हुआ है पिछले कई 100 वर्षों से, और आगे उद्गार की संभावना भी नहीं दिखाई देती है ऐसे ज्वालामुखी में, तो इनको शांत ज्वालामुखी कहते हैं। इस प्रकार के ज्वालामुखी हैं म्यांमार का पोपा ज्वालामुखी, इसी प्रकार के ज्वालामुखी का उदाहरण है। और प्रसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरणों में हमने जो है वेसुवियस और क्राकातोवा को देख सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब हम यहाँ पर स्थलाकृतियों की बात करेंगे। ज्वालामुखी की स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं वो किस किस प्रकार की बनती हैं। तो कुछ स्थलाकृतियाँ जो है बाहर बनती हैं, धरातल के ऊपर बनती हैं, और कुछ धरातल के अंदर भी बन जाती हैं। तो धरातल के ऊपर बनने वाली स्थलाकृतियों को जो है कहते हैं बहिर्वेधी स्थलाकृतियाँ, या फिर इसको कहते हैं एक्सटेंसिव वॉल्केनोज। और इसके जो अंदर बनती हैं, धरातल के अंदर जो गहराई में बनती हैं, उसको कहते हैं अंतर्वेधी ज्वालामुखी, अंतर्वेदी। और चूँकि गहराई में बनती हैं इसीलिए इसको पातालीय या प्लूटोनिक जो है वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स भी कहते हैं, क्योंकि धरातल के नीचे जम जाते हैं जब मैग्मा, तो वह पाताल में जमा हो जाते हैं, इसलिए उसको पातालीय या प्लूटोनिक स्थलाकृतियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम बारी बारी से जो है संक्षिप्त में अध्ययन करेंगे कि बहिर्वेधी ज्वालामुखी के कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहला प्रकार है सील्ड ज्वालामुखी। सील्ड ज्वालामुखी ये बेसाल्टिक ज्वालामुखी होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अत्यधिक जो द्रवित पदार्थ होता है अत्यधिक तरल होता है या पतला होता है, और चूँकि पतला होने के कारण जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो पदार्थ बाहर निकल करके दूर तक फैल जाता है। चूँकि पतला होता है तो दूर तक फैल जाता है, तो ये बहुत दूर तक फैले हुए जो है ज्वालामुखी दिखाई देते हैं। ठीक है, और इसका बहुत बड़ा उदाहरण जो है हवाई द्वीप का ज्वालामुखी है। हवाई द्वीप के ज्वालामुखी इसी प्रकार के सील्ड ज्वालामुखी है, और इसमें चूँकि दूर तक इसका फैलाव हो जाता है, पतला होता है, इसलिए जो है दूर तक फैलाव होने के कारण इसमें तीव्र ढाल भी नहीं पाए जाते हैं। ठीक, और इसके अलावा इसे जो है सिंडर शंकु भी कहते हैं या सिंडर कोन भी कहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि ज्वालामुखी के मुख के आसपास जो है मलबा जमा होता रहता है, तो इससे शंकु का निर्माण हो जाता है, कोन का निर्माण हो जाता है, इसीलिए इसको सिंडर शंकु भी कहा जाता है। दूसरा है बहिर्वेधी ज्वालामुखी के अंतर्गत जो है मिश्रित ज्वालामुखी या कंपोजिट जो है वॉल्केनोज। तो कंपोजिट वॉल्केनोज ये जो है अधिक ठंडे और गाढ़े व चिपचिपे पदार्थों लावा से जो है इनका निर्माण होता है। होता क्या है कि जब अधिक ठंडा और गाढ़ा लावा होगा तो वो बाहर निकलते ही तुरंत ठंडा होकर जम जाता है, उसी स्थान पे ज़्यादा दूर तक ये फैल नहीं पाता है।
और फैल ना पाने के कारण ये वॉल्केनिक जो मुख है, ज्वालामुखी का मुंह है, मुहाना है, उसके आसपास ये परत दर परत जमता रहता है। तो ये बिल्कुल परतदार दिखाई देता है, इसीलिए इसके ऊपर एक परत के ऊपर दूसरी परत ऐसे जमती चली जाती है, इसीलिए इसको मिश्रित या कंपोजिट ज्वालामुखी भी कहते हैं। इस प्रकार का ज्वालामुखी जो है जापान का फ्यूजियामा ज्वालामुखी है। ठीक, और इसके अलावा यूएसए का, अमेरिका का जो है रेनियन और हुड ज्वालामुखी भी इसी कैटेगरी में आता है। और नेक्स्ट है हमारा ज्वालामुखी कुंड, या इसको काल्डेरा भी कहते हैं। ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा जो है, इसका निर्माण कैसे होता है कि जब बहुत बड़े विस्फोट के साथ जो है, भयंकर विस्फोट के साथ ज्वालामुखी का उद्गार होता है, तो ज्वालामुखी का मुख जो है वो फट जाता है और वहाँ पे एक बड़ा गर्त बन जाता है मुहाने पर। और वो गर्त जब बन जाता है तो उसी विशाल गर्त को क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं। ठीक है, काल्डेरा या कुंड कहते हैं, ज्वालामुखी कुंड कहते हैं। ठीक, और अन्य एक प्रकार का है बेसाल्टिक प्रवाह क्षेत्र या बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। तो ये इसमें लावा जो है बहुत पतला होता है और दूर तक ये फैल जाता है, जिस प्रकार से हमने देखा था शील्ड ज्वालामुखी में, उसी प्रकार से बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र भी, उसका निर्माण भी ऐसे ही होता है। अत्यधिक पतले लावा के जो है सैकड़ों वर्ग किलोमीटर तक फैल जाने से इस प्रकार के बेसाल्टिक प्रवाह क्षेत्र का निर्माण होता है। भारत में जो है दक्कन ट्रैप इसका बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है, इसका बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र का। ठीक है, और नेक्स्ट है मध्य महासागरीय कटक। मध्य महासागरीय कटक का निर्माण जो है महासागरों में जब ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो वहाँ पर इसका निर्माण होता है, और इसका सबसे प्रमुख उदाहरण है मध्य अटलांटिक कटक। मध्य अटलांटिक कटक अटलांटिक महासागर में उत्तर से लेकर दक्षिण तक लगभग 70,000 किलोमीटर तक ये विस्तृत श्रृंखला है, जो कि उत्तर से दक्षिण तक फैली हुई है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट अंतर्वेधी स्थलाकृतियों के बारे में। ठीक है, तो इसमें इसे प्लूटोनिक भी कहते हैं, चूँकि ये गहराई में इसका जो है निर्माण होता है। जो मैग्मा चैम्बर जहाँ से शुरू होता है वहीं से इसका जमाव शुरू हो जाता है इस प्रकार की ज्वालामुखियों का, इस प्रकार की ज्वालामुखीय स्थलाकृतियों का। तो इसमें सबसे पहला है बैथोलित। बैथोलित हम जब नीचे से चलते हैं, मैग्मा चैम्बर जहाँ से चलता है, मैग्मा चैम्बर से जहाँ से मैग्मा चलता है, तो कभी कभी क्या होता है कि उस मैग्मा चैम्बर में ही मैग्मा जो है ठंडा होकर के जो है सूख जाता है, जम जाता है। तो जमने के कारण जब उसका आकार चूँकि गुंबदाकार होता है, इस तरीके से आप देख सकते हैं मैग्मा चैम्बर का आकार जो है गुंबद के आकार का है, तो जब जम जाता है तो उसी की आकृति को बैथोलित कहते हैं। ठीक है, और जब अनाच्छादन की क्रिया होती है, अनाच्छादन मतलब जब अपर्दन और अपक्षय की क्रिया होती है, तो ये जो है स्थलाकृति खुल करके बाहर दिखाई देने लगती है। ठीक है, तो इसे बैथोलित कहा जाता है। और इसका जो है इसके आगे हम लोग लैकोलिथ देखेंगे। लैकोलिथ भी एक प्रकार का जो है बैथोलिथ ही है, बैथोलिथ प्रकार का ही है, लेकिन जहाँ पर बैथोलिथ में हमने देखा था जो है उद्गार सतह जहाँ थी, उसकी जहाँ पर उद्गार केंद्र था ज्वालामुखी का, वहाँ पर इसका निर्माण हो रहा था। लेकिन लैकोलिथ में क्या होता है कि सतह के नीचे जहाँ पर ज्वालामुखी विस्फोट होने वाला होता है, उसके जस्ट नीचे जो है जब परतदार चट्टानों के बीच लावा जो है प्रवेश कर जाता है, तो लावा अपनी जो है चूँकि एनर्जी वहाँ पर है, ऊर्जा है, गैसें हैं, तो ऊर्जा इस तरीके से कुछ जो है परतदार चट्टानों में ऐसे फोर्स मारती है नीचे से, तो गुंबद के आकार का हो जाता है और वहीं पर वो ठंडी होकर जम जाती है, तो उसे लैकोलिथ कहते हैं। तो हमने यहाँ बेसिक अंतर देखा, बैथोलिथ जो है वो बिल्कुल गहराई में है और लैकोलिथ जो है थोड़ा ऊपर सतह के पास में बनता है, लेकिन दोनों की आकृति जो है आकार एक जैसे मिलती जुलती हैं। ठीक है, और लैकोलिथ का अगर उदाहरण की बात करें तो कर्नाटक में जो है जो उसके कर्नाटक के पठार हैं वो इसके प्रमुख उदाहरण हैं, जो कि बेसाल्ट ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैपोलिथ की। लैपोलिथ जो है ये छिछले बेसिल नुमा आकृति वाले जो है स्थलाकृतियाँ होती हैं। जब लावा जो है पदार्थ मैग्मा क्या होता है कि छिछले बेसिल नुमा यानी कि तस्त्री नुमा जो है आकृति में जो है जमा हो जाती हैं, तो उसे लैपोलिथ कहते हैं। और अगली आकृति बनती फैकोलिथ की। फैकोलिथ की आकृति बनती है। फैकोलिथ आकृति आपने जो है आगे पढ़ेंगे, जब हम पर्वत पढ़ेंगे तो पर्वत में हम लोग मोड़दार पर्वतों का अध्ययन करेंगे, जिसमें जो है पढ़ेंगे अपनति और अवनति। अपनति मतलब जो
पर्वत का ऊपरी शिखर होता है उसको अपनति कहते हैं और जो निचला हिस्सा होता है उसको अभिनति कहते हैं। तो जब मोड़दार जो चट्टान होते हैं धरातल के नीचे, उन मोड़दार इस तरीके से मोड़दार जो है चट्टानों में क्या होता है कि जब मैग्मा प्रवेश कर जाता है तो ऊपर जब मैग्मा जम जाता है, यानी अपनत में पहाड़ चट्टानों के अपनत में मैग्मा जम जाता है और अभिनत में मैग्मा जम जाता है। तो इस प्रकार से मोड़दार चट्टानी संरचना को जो है फाइकोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइकोलिथ कहते हैं। और नेक्स्ट है हमारी सिल या सीट। सिल या सीट जो है ये बिल्कुल क्षैतिज अवस्था में इसका निर्माण होता है। जब लावा जो है वॉल्केनिक पाइप जब क्षैतिज अवस्था में स्थित होता है और उसमें लावा प्रवेश कर जाता है, यानी कि इस तरीके से जो है क्षैतिज अवस्था में जब लावा जम जाता है तो उसे चादरी रूप में वो दिखाई देता है, तो उसे सिल या सीट कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब उसका लंबवत जो है जमाव होता है, दीवार की भांति लंबवत जमा होता है, तो उसे क्या कहते हैं? डाइक कहते हैं। तो ये हमने क्या सीखा? जो है प्रमुख स्थलाकृतियों के बारे में जो ज्वालामुखी से निर्मित होते हैं। और हमारे इस चूँकि इस पाठ में हमने यहाँ पर ज्वालामुखी का जो है विश्व वितरण नहीं सीखा, चूँकि इस अध्याय में है नहीं। आगे अध्याय में ज्वालामुखी और भूकंपीय पेटियों का हम विश्व वितरण भी देखेंगे, क्योंकि अगले अध्याय में दिया है, यहाँ नहीं है, तो यहाँ पर हम इसका अध्ययन नहीं करेंगे। तो ये हमने यहाँ पर क्या क्या सीखा आज जो है इस चैप्टर के माध्यम से। इस चैप्टर के आखिरी खंड में हमने क्या सीखा? ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी के प्रकार क्या हैं, ज्वालामुखी से बनने वाली स्थलाकृतियाँ क्या हैं, जिसमें हमने जो है बहिर्वेधी और अंतर्वेधी स्थलाकृतियों के बारे में सीखा। तो अब बारी आती है बच्चों आपको गृह कार्य करने के लिए। तो अब फटाफट आप लोग जो है पेन और कलम और कॉपी निकाल लीजिए और जो प्रश्न हम यहाँ पर बताने जा रहे हैं उन प्रश्नों को आप लिख लीजिए। और इसके पहले आप जो इसका पहला पार्ट है वो ज़रूर देख लें, तभी आप इन सारे प्रश्नों के उत्तर आप दे पाएंगे। तो पहला प्रश्न जो कि ऊपर के 5 प्रश्न जो दिए गए हैं, ये 5 प्रश्न लगभग 30 शब्दों में इनको लिखना है। तो पहला प्रश्न है भूकंपीय तरंगे क्या हैं? भूकंपीय तरंगे क्या हैं? और दूसरा प्रश्न है भूगर्भ की जानकारी के प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताइए। प्रत्यक्ष साधनों के नाम बताने हैं। तीसरा है छाया क्षेत्र क्या है? शैडो जोन हमने पढ़ा था, तो उसके बारे में यहाँ लिखना है। और ज्वालामुखी किसे कहते हैं, ये चौथा प्रश्न है। और 5वां प्रश्न है फाइकोलिथ को चित्र के माध्यम से समझाइए। चित्र बनाना है फाइकोलिथ का, हमने अभी बताया है। ठीक है, अब 2 प्रश्न मैं दे रहा हूँ 150 शब्दों में लिखने वाले। तो इसमें पहला प्रश्न है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चित्र के माध्यम से समझाइए। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को चित्र बना करके समझाना है बच्चों इसमें। और दूसरा प्रश्न है ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित प्रमुख बहिर्वेधी व अंतर्वेधी स्थलाकृतियों पर संक्षिप्त प्रकाश डालिए। इस प्रश्न में भी आपको चित्र बनाना है। देखिए, भूगोल में जब तक आप चित्र और डायग्राम और ग्राफ्स नहीं बनाते हैं तब तक भूगोल विषय कंप्लीट नहीं माना जाएगा। इसलिए उत्तर लिखते समय, आंसर राइटिंग करते समय आप इन बातों का नितांत जो है ध्यान रखिए। आवश्यक है आपको इन सारी चीज़ों को इसमें डालने के लिए। तो इसी के साथ हमारा ये पृथ्वी की आंतरिक संरचना 2 खंडों में आज पूर्ण होता है। नमस्कार।